नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का पहला अध्याय कहानी का प्लॉट जो पार्ट था, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से, इसका लेखक परिचय और इसका जो संपूर्ण अर्थ था वो हम लोगों ने देख लिया था। अब आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर इस पार्ट का करने वाले हैं, साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। और अगर आप इसको PDF नोट चाहते हैं या पैनल PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आज का पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे। यानी जो दरोगा जी जब जीवित थे, मुंशी जी के बड़े भाई, तो उस समय में मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो इनके कितने लड़के हुए थे, तो 4 से 5 जो है इनके लड़के जन्म लिए थे, लेकिन इन सभी लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये जीवित नहीं रह पाते हैं। और जब मुंशी जी बुढ़ा जाते हैं, मतलब ये वृद्ध हो जाते हैं, उस समय जो है इनका मतलब घर में जो है एक लड़की का जन्म होता है जिसका वो नाम भगजोगनी रखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न का कि शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था भाई, तो बक्सर में जो है इनका जन्म हुआ था। बक्सर के पास एक उनवास जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो शिवपूजन सहाय बक्सर के रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि किस रचनाकार के बचपन का नाम भोलानाथ था। तो भोलानाथ किसका था, जब हम लोग लेखक परिचय पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे शिवपूजन सहाय हैं इन्हीं का जो है बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 पर कि दरोगा जी के तरक्की रुकने की वजह क्या थी। दरोगा जी अपने समय में तो बहुत कुशल थे, दरोगा थे, तो ये चाहते तो और भी ऊंचे पद पर जा सकते थे, लेकिन इनके ऊंचे पद पर जाने में एक रुकावट था। वो क्या था, उनका घोड़ी, ठीक ना। जो दरोगा जी की घोड़ी थी, वो घोड़ी जो थी, इस दरोगा जी उसको बेचना नहीं चाहते थे और कई अंग्रेज अफसर जो चाह रहे थे उसको लेने के लिए, तो इस वजह से दरोगा जी की तरक्की नहीं हो पाई। और घोड़ी की वजह से, अगर घोड़ी को वो बेच देते, अंग्रेजों को दे देते, तो इनका शायद तरक्की हो जाता, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, घोड़ी मेरे पास रहे। तो इस वजह से जो है दरोगा जी की तरक्की नहीं होती है। दरोगा जी की तरक्की रुकने का कारण उनकी घोड़ी रहती है। क्वेश्चन संख्या 5 है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, किस लेखक का यह कथन है। तो यह किसने कहा था, तो शिवपूजन सहाय जी ने कहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 का कि जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में फूक टाप डाला। तो कौन कमा रहा था, मुंशी जी तो कमा नहीं रहे थे, कमा कौन रहा था, तो दरोगा जी। तो दरोगा जी ने जो कुछ भी कमाया, जब तक ये जीवित थे तब तक जो ऐशो आराम से मुंशी जी भी जी रहे थे और इनके भाई भी जी रहे थे। लेकिन जब इनका मृत्यु हो जाता है दरोगा जी का, तो मुंशी जी भी जो है उनकी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है अब वो ख़त्म हो जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में फूक ताप डाला। तो किसने कमाया, तो दरोगा जी ने। दरोगा जी अपनी ही ज़िंदगी में सब कुछ पैसा रुपया को ख़त्म कर दिए, उसको उड़ा दिए। आने वाले समय के लिए कुछ भी वो पैसा रुपया नहीं रखे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म जो 1896 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि कहानी का प्लॉट, कहानी के लेखक कौन है। तो ये हमारे शिवपूजन सहाय जी हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि मुंशी जी के बड़े भाई थे। मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे, तो मैंने अभी आप लोग को कई बार बताया कि बड़े भाई जो थे वो क्या थे, पुलिस दरोगा थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 पर कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है लेखक का है। लेखक का यह कथन था कि थानेदार की कमाई जो है और फूस का तापना, ठीक ना, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पर। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दरोगा जी के घोड़ी क्या थी। तो बारूद की पुड़िया थी दरोगा जी की घोड़ी, जिसको अंग्रेज अफसर लेने के लिए बहुत ही उतारू थे,
लेकिन वो खरीद नहीं पाते हैं। बाद में जब दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई जो मुंशी जी वो इसको बेच देते हैं। ठीक। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और कहा जा रहा है कि मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा जी किस कारण दरोगा के दरोगा ही रह गए। तो किस कारण दरोगा के दरोगा रह जाते हैं? तो याद रखना है अपनी घोड़ी के कारण, अपनी घोड़ी के वजह से जो है दरोगा जी दरोगा के ही दरोगा रह जाते हैं। तो ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के, मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। कब? जब इनके भाई जीवित थे, यानी दरोगा जी के जमाने में ये खूब घी के दिए जलाए थे, यानी खूब खुशी आनंद मनाए थे। कब? जब इनके भाई जीवित थे, दरोगा जी जीवित थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 पर कि भगजोगनी किसकी पुत्री थी। तो भगजोगनी भाई याद रखना है किसकी पुत्री थी? तो मुंशी जी की पुत्री थी। मुंशी जी की पुत्री थी। जब मुंशी जी गरीबी अवस्था में थे, इनके भाई का मृत्यु हो जाता है, तब उस समय क्या होता है, इनके घर में भगजोगनी का जन्म होता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, यह किनका कथन है? तो यह हमारे जो लेखक है उनका कथन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 16 का। कहा जा रहा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू किसका नाम है। तो अनमिल आखर अर्थ न जापू यह किसका नाम है भाई? तो ये मुंशी जी का नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 का रहा है कि जीवना का अर्थ क्या है। तो जीवना का अर्थ हो जाएगा भोजन करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 18 का कि दरोगा जी का घोड़ा किसने खरीदा। दरोगा जी का घोड़ा किसने खरीदा भाई? तो एक गोरा अफसर जो अंग्रेज अफसर था उसने जो है इनके मतलब कि घोड़ा नहीं घोड़ी को खरीदा था। ठीक ना, दरोगा जी की जो घोड़ी थी उसको अंग्रेज अफसर ने, गोरा अफसर ने खरीदा था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 19 पर कि भगजोगनी का दूसरा पति कौन था। तो भगजोगनी का जो दूसरा पति होता है उनका जो सौतेला बेटा होता है वही भगजोगनी का दूसरा पति होता है। तो भगजोगनी का सौतेला बेटा वही इसका क्या होता है? दूसरा पति होता है। इसके बाद हम लोग फटाफट से क्वेश्चन संख्या 20 पर चलेंगे कि मुंशी जी क्या बेचकर अपने बड़े भाई से उऋण हो गए। तो मुंशी जी क्या बेचकर अपने बड़े भाई से उऋण हो जाते हैं? तो उनकी घोड़ी को बेच करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग बताइएगा, इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आप लोग जो है कितने प्रश्नों का सही सही जवाब जान रहे थे। अब हम लोग 20 के बाद जो है क्वेश्चन संख्या 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में किस विसंगति का उल्लेख है। तो किस विसंगति का उल्लेख है भाई? तिलक दहेज का, बिल्कुल बात सही है। वृद्ध विवाह का, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नारी की असहाय अवस्था का, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी जो कहानी का प्लॉट, ये जो कहानी दिया गया है इसमें किस विसंगति के बारे में जिक्र किया गया है? तो इन तीनों के बारे में जिक्र किया गया है, तिलक दहेज के बारे में, वृद्ध विवाह के बारे में और नारी की असहाय अवस्था के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 22 पर कि मुंशी जी ने घोड़ी बेचकर किसका श्राद्ध किया। मुंशी जी घोड़ी बेचकर किसका श्राद्ध करते हैं? तो अपने बड़े भाई का जो है, जो दारोगा जी रहते हैं उनका ये क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि शिवपूजन सहाय किस पाठ के लेखक है। तो शिवपूजन सहाय जो है कहानी के प्लॉट पाठ के लेखक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कहानी का प्लॉट कैसी कहानी है। तो कहानी का प्लॉट मेरे भाई कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 25 कि दरोगा जी का घोड़ी कितने की थी। तो दरोगा जी की घोड़ी जो है 7 रुपए की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि कहानी का प्लॉट साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह क्या होता है भाई? तो यह एक कहानी है। जो कहानी का प्लॉट पाठ हमारा ये शिवपूजन सहाय जी के द्वारा, याद रखना है, शिवपूजन सहाय जी के द्वारा जो लिखा गया है और ये क्या है? तो एक कहानी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 27 पर। कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है वो क्या है? तो वो है देहाती दुनिया है। देहाती दुनिया इनका क्या है? एकमात्र उपन्यास रहता है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवपूजन सहाय
ठीक ना, द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखी गई संपादित पत्रिका कौन सी है मेरे भाई? तो वो है माधुरी है, ठीक ना, माधुरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 29 पर कि अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। कौन स्वीकार करती है? तो भागजोगनी स्वीकार करती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर या इत्र मलकर चिल्लम कौन पीता था? तो चिल्लम पीते थे हमारे मुंशी जी पीते थे जब इनके बड़े भाई जीवित थे, रुपया पैसा था इन लोगों के पास, तो गांजे में बढ़िया से बढ़िया जो ये इत्र मिला करके इत्र मल करके जो है चिल्लम पिया करते थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। कौन थे हमारे भाई? शिवपूजन सहाय थे। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कलकत्ता से निकलती थी, ठीक ना, कलकत्ता से निकलती थी। तो ये याद रखना है, कलकत्ता से निकलती है। तो शिवपूजन सहाय जो है मतवाला पत्रिका जो थी उसके संपादन मंडल में कार्य कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 31 है, यानी 31 है। तो आप लोग जो है बताइएगा कमेंट में कि इन 31 प्रश्न में से जो है आप लोगों ने कितना प्रश्नों का सही जवाब दिया या कितना प्रश्नों का आप लोग को सही जवाब मालूम था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लघु उत्तरीय प्रश्न को सबसे पहले हम लोग करेंगे। सबसे पहले भाई हम लोग क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है कि लेखक ने भगजोगनी का नाम ही क्यों रखा, या लेखक ने जो भगजोगनी नाम ही क्यों रखा अपनी पुत्री का? कुछ और भी तो नाम रख सकते थे, पुत्री कह रहे हैं। लेखक जो है जो इस पाठ में भगजोगनी मुंशी जी की पुत्री रहती है, तो इसका भगजोगनी नाम क्यों रखा गया है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी का प्लॉट ग्रामीण परिवेश की एक कहानी है। जो भगजोगनी भी एक ग्रामीण भोजपुरी नाम है। भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी और भगजोगनी गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, फिर भी उसका सौंदर्य जुगनू की तरह अंधेरे में भी चमक उठता था। इसलिए लेखक ने मुंशी जी की बेटी का नाम भगजोगनी ही रखना श्रेयस्कर समझा। यानी कि जो भगजोगनी थी वो तो गरीब परिवार में जन्म ली, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो इतना मतलब सुंदर थी, तो ऐसा प्रतीत होती थी कि जैसे अंधेरे घर में दीपक के समान हो। तो इसलिए मुंशी जी की जो पुत्री थी उसका नाम लेखक जो यहाँ पर भगजोगनी करके संबोधित करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो दारोगा जी की जो तरक्की रुकने की वजह क्या थी? तो इनकी घोड़ी थी। कहा जा रहा है कि दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर तुर्की घोड़ों का भी कान काटती थी। वह बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे। दारोगा जी को उस घोड़ी से बहुत मोहब्बत थी और इस वजह से वह अपनी घोड़ी किसी के हाथ लगने नहीं दिया। इसी घोड़ी के कारण जो है काबिल, मेहनती, चालाक, दिलेर और कहा जा रहा है कि और मुस्तैद होते हुए भी दारोगा जी के दारोगा ही रह गए, उनकी तरक्की नहीं हो सकी। यानी कि दारोगा जी की तरक्की रुकने का कारण एकमात्र उनका कारण क्या था? तो उनकी घोड़ी थी जिससे वो मोहब्बत करते थे, और वो घोड़ी जो महज 7 रुपए की थी, लेकिन वो बढ़िया से बढ़िया जो है घोड़ों के साथ मुकाबला करने में वो आगे निकल जाती थी। तो इसलिए अंग्रेज जो अफसर थे वो सोचते थे कि मैं इसको खरीद लूँ, लेकिन दारोगा जी उसको नहीं दे रहे थे। तो इसलिए जो है ना इनका तरक्की नहीं होता है। तो तरक्की रुकने का कारण उनकी घोड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई हम लोगों को मालूम ही है, वो एक पुलिस दारोगा थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई अंग्रेज राज में क्या थे? पुलिस दारोगा के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है? तो इसका उत्तर होगा कि कहानी का प्लॉट, कहानी के रचनाकार शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और एक सफल कहानीकार होने के बावजूद स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाशाली बताते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि इसका कारण उनका विनोदी स्वभाव और बड़कपन है। वे अपनी प्रशंसा स्वयं करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसलिए लेखक जो है कहते हैं, या कहते हैं वो, कि कहानी लिखने योग्य मेरे में प्रतिभा नहीं है, जबकि यह कहानी जो श्रेष्ठ कहानियों में है।
तो ऐसा इसलिए लेखक बोलते हैं खुद के बारे में कि मैं कहानी लिखने योग्य मेरी प्रतिभा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी राइटर या कोई भी लेखक वो अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है ना वो क्या करते हैं कि अपने विनोदी स्वभाव और बड़कपन के कारण जो है ये अपनी प्रशंसा स्वयं न करते हैं। तो यही कारण होता है कि ये बोलते हैं कि कहानी लिखने योग्य इनका प्रतिभा नहीं है इनमें। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। हालांकि भगजोगनी सुंदर थी लेकिन फिर भी उसका सौंदर्य क्यों नहीं खिल रहा था, तो इसका कारण क्या था। तो कहा जा रहा है कि भगजोगनी का जन्म मुंशी जी के गरीबी के दिनों में हुआ था। वह दाने दाने को तरसती रहती थी, तन ढकने के लिए एक बित्ता कपड़े का मोहताज थी। उसके लिए सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। इस प्रकार भगजोगनी का सौंदर्य अभाव, दरिद्रता और भीषण गरीबी के कारण जो है खिल नहीं सक रहा था। यानी सुंदर तो थी वो, लेकिन इतना मतलब उसके जहाँ पर मुंशी जी के यहाँ ये जन्म ली थी तो उनके पास रुपया पैसा का इतना अभाव था, उनके पास रुपया पैसा नहीं था उस समय में, कपड़े पहनने के लिए भी जो कपड़े नहीं थे। तो इस सब को देखते हुए, गरीबी को, दरिद्रता को और सौंदर्य अभाव को देखते हुए जो है ना उसका जो सुंदरता था वो खिल नहीं सका, वो वहीं का वहीं रह गया। तो यही कारण था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋणी हुए। तो दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाले थे। उनके मरने के बाद श्राद्ध कर्म के लिए मुंशी जी के पास कुछ भी नहीं था। मुंशी जी ने एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर अपने बड़े भाई का श्राद्ध कर्म कराकर ऋणी हुए थे। यानी जब दरोगा जी मरे तो उनका जो रुपया पैसा था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि वो जब मरे तो उनका रुपया पैसा उन्हीं के साथ मतलब कह सकते हैं ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो पैसा कमाते थे उसको अपने समय में ही वो खा पी जाते थे, कुछ बचता नहीं था। तो जब ये मर गए तो दरोगा जी का श्राद्ध कराना था मुंशी जी को, लेकिन उनके पास तो रुपया पैसा नहीं, क्योंकि वो कुछ कमाते नहीं थे। तो क्या किए कि जो उनकी घोड़ी थी ना, उनकी घोड़ी को मुंशी जी क्या किए, दरोगा जी के मरने के बाद उनकी घोड़ी को बेच दिए। अब बेचने के बाद जो रुपया पैसा मिला उसी से ये क्या करते हैं, उनका श्राद्ध कराते, अपने बड़े भाई का श्राद्ध करा के ऋणी हो जाते हैं, यानी उस कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ये जो प्रश्न था, ये 6 प्रश्न जो था ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। ठीक, अब हम लोग जो बाकी के प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग और चीज़ों को जो अच्छे से आप लोग समझिएगा। और अभी तक अगर जो विद्यार्थी शेयर नहीं किए इस सेशन को तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहला देखते हैं कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। तो मुंशी जी गल फांसी लगाकर इसलिए मरना चाहते थे क्योंकि जब घर में रहते थे ये, तो इनकी बेटी सुबह या मतलब कि सुबह दोपहर शाम मतलब घूम घूम करके खाना वाना मांगती, नहीं मिलता तो अपने पिताजी से आकर के बोलती कि पिताजी भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो ये चीज़ सुन करके जो है मुंशी जी सोचते थे कि वो गल फांसी लगा करके मैं मर जाऊँ। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए, लेकिन उनके मरते ही वे दाने दाने के मोहताज हो गए। भगजोगनी भीख मांगकर अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। कभी कभी एकाध फाँक चना चबेना मुंशी जी के लिए भी लेते आती है। कभी कभी दिन भर घर घर घूमने के बाद भी भगजोगनी को कुछ खाने को नहीं मिलता, यानी कुछ इसको खाने को नहीं मिलता जब, तो ये क्या करती, और जब शाम को मुंशी जी के पास यानी अपने पिताजी के पास आती तो कहती कि बाबूजी भूख लगी और कुछ खाने को दे दो। तब मुंशी जी का कलेजा जो है ना 2 टुक हो जाता था, यानी कलेजा टूट जाता था, और वे सोचते थे या व्यथित हो कर कहते थे कि गल फांसी लगा करके मैं मर जाना चाहता हूँ। यानी वो अपमानित होकर के कि मतलब मैं बेटी के लिए अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए जो कुछ पैसा रुपया मैं कमा नहीं पा रहा हूँ ताकि उसका पेट भर सकूँ, तो इसलिए वो गलानी की वजह से वो कहते हैं कि मैं गल फांसी लगा करके मर क्यों ना जाऊँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। जैसे फूस हम लोग जो है तापते हैं ना, तो फूस को जलाएं तुरंत वो ख़त्म हो जाता है, ताप देते हैं हम लोग। तो वैसे ही पैसा रुपया भी है कि अगर उसको हम इकट्ठा करके जमा करके नहीं रखेंगे अपने दुख के दिनों के लिए, तो भी क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा हमारे साथ साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर जो उदाहरण लिया गया है, कहा जा रहा है कि दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक दिए। उनके मरने
मरते ही चारों ओर जो है उजाड़ नजर आने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि घोड़ी बेचकर मुंशी जी को श्राद्ध कर्म करना पड़ा। दरोगा जी की अंधाधुन कमाई क्षणिक सुख देकर समाप्त हो जाती है। लेखक दरोगा जी की कमाई की तुलना फूस से करते हैं। फूस की ढेर में यदि आग लगा दिया जाए तो वह क्षण भर में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। देखिए जैसा मैंने बताया कि फूस को हम लोग तापते हैं तो क्या होता है, तुरंत क्षणिक भर में वो खत्म हो जाएगा, अर्थात क्षणिक ताप देकर जो राख हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि थानेदार की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है। यानी फूस जो है कुछ समय के लिए गर्मी देगा, कुछ समय के लिए हम आग ताप सकते हैं, लेकिन तुरंत वो समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही रुपया पैसा भी है कि खूब अंधाधुंध दरोगा जी अपने समय में खर्च किए और फिर अब जब वो मरे तो कुछ बचा नहीं पैसा रुपया। तो इसलिए ये तुलना लेखक करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि लेखक ऐसा क्यों कहते हैं। मतलब लेखक जो है, कहा जा रहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर याद रखिएगा कि लेखक श्री पूजन शाह अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। लेखक इस कहानी के माध्यम से समाज की या समाज में नारी का जो स्थान निर्धारित करते हुए तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि विसंगतियों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। लेखक ने भगजोगनी की दर्दनाक गरीबी की कलेजा कांप देने वाले वास्तविकता को बड़े ही सरल और सपाट शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसके बाद कहते हैं कि वे अपने दौर के लेखकों की तरह बनी ठनी अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसलिए लेखक ने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, इसे लेखक की महानता कहा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन संख्या 3 था दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जिसमें पूछा गया कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, ये लेखक जो है क्यों बोलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, तो कहा जा रहा है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। तो इसका हम लोग को उत्तर ध्यान रखना है क्या होगा। तो इसका उत्तर कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहानीकार समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने में या करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों की मार्मिकता की ओर संकेत किया है। तिलक दहेज जैसी कलंकित सामाजिक परंपरा के कारण अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या, उसके बाद कहा जा रहा है कि भगजोगनी को सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। मतलब कि भगजोगनी क्या है, एक 12-13 वर्ष की लड़की रहती है जिसका मतलब कि पिताजी जो है कमाने वाने वाले रहते नहीं है, तो मजबूरी में वो क्या करते हैं कि अपनी बेटी से बहुत अधिक उम्र के व्यक्ति से क्या करते, शादी विवाह कर देते हैं। फिर वो आदमी का निधन हो जाता है तो उस आदमी का एक सौतेला बेटा होता है, उससे इसका विवाह होता है। तो ये मतलब कि सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करना इसको क्यों पड़ता है, क्योंकि ये जो कन्या, ये जो भगजोगनी थी, वो एक मतलब कि अलौकिक रूपवती थी और दरिद्रता कन्या थी। इस वजह से जो है ये सामाजिक जो मर्यादा थी उसका ये उल्लंघन करती है और नारी के प्रति ऐसी क्रूर कुप्रथा का अंत होना आवश्यक है, ताकि समाज में किसी दूसरी स्त्री को भगजोगनी बनने पर विवश न होना पड़े। क्योंकि भगजोगनी का जो ये कहानी दिया गया है, ये हम लोग सोच सकते हैं कि ये रियलिटी में भी जो रियल है, रियल में भी ऐसा घटना जो है देखने को मिला होगा और आज के समय में भी कई जगह होता होगा। तो इस चीज़ों से क्या करना है, हमें छुटकारा पाना है और जो भगजोगनी के साथ हुआ वो आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ना हो। यही चीज़ जो है लेखक इस कहानी को लिख करके हमें समझाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और सब्जेक्टिव में 6 आपका शॉर्ट क्वेश्चन था और 4 आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव में थे। बाकी बुक में 1 आध 2 3 क्वेश्चन अधिक होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जितना मैंने बताया इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी आपके लिए इस चैप्टर से। बाकी ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस सेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।